नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा बड़ोलिया। आज हम मनु और मनुस्मृति का मूल्यांकन करते हुए प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु के योगदान का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रणेताओं में मनु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनु के अनुदाय का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। स्वाभाविक रूप से ग्रंथ में राजनीतिक व्यवस्था को स्वतंत्र महत्व प्रदान करने की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इसके कारण मनु ने राज्य से जुड़े व्यावहारिक पक्षों का चित्रण कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक विस्तार के साथ नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु ने राजनीतिक संस्थाओं के सैद्धांतिक, प्रक्रियात्मक, व्यावहारिक पक्षों को कोई महत्व नहीं दिया है। मनु के योगदान का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि मनु ने यूनान में राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीतिक दर्शन के सूत्रपात से भी शताब्दियों पूर्व राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, शासन के स्वरूप, राज्य सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता, उसकी विधियों, न्याय, दंड व्यवस्था, परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों, कर प्रणाली, राज्य, समाज व व्यक्ति के संबंधों जैसे विषयों पर व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र, महाभारत, शुक्र नीतिसार आदि में राज्य के सैद्धांतिक आधार के रूप में दंड नीति का विस्तृत विवेचन किया गया है। उसे ज्ञान की एक स्वतंत्र और स्वायत्त शाखा के रूप में चित्रित किया गया है। मनु ने ज्ञान की शाखाओं का विवेचन नहीं, उल्लेख मात्र किया है। दंड नीति, उसके महत्व का भी विवेचन किया गया है। मनु ने शासक से केवल यह अपेक्षा की है कि वह पारंगत विद्वानों से दंड नीति का ज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ ही अध्ययन व अनुशीलन करे। राज्य के देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बावजूद राजा की सीमित सत्ता का प्रतिपादन मनुस्मृति में किया गया है। शासन की निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि ब्रह्मा ने कई देवताओं का नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की है। मनु ने दिव्यता के विचार को राजा से नहीं अपितु राज्य से जोड़ दिया। इस प्रकार मनु ने राज्य की शक्ति की अतिमानवीयता, अनुलंघनीयता, सर्वोपरिता के विचार की राज्य में निहित संप्रभु शक्ति के रूप में व्याख्या की है। मनु ने राज्य की देवीय उत्पत्ति के विचार को अंततः राज्य की प्रकृति के संविदा सिद्धांत के रूप में परिवर्तित कर दिया है। राज्य में दिव्यता के विचार को मनु ने शासक के दायित्वों के रूप में परिभाषित करते हुए दिव्यता के प्रसंगों को शासक के दिव्य व्रतों की संज्ञा दे दी है। मनु ने अनेक ऐसे संस्थागत, सैद्धांतिक व व्यावहारिक उपायों का भी विवेचन किया है जो शासक की शक्ति को मर्यादित करते हैं और उसे निरंकुश होने से रोकते हैं। मनुस्मृति में शासन के कार्यों के विषय में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया गया है। प्रजा की सुरक्षा के विनिमयकारी कार्य के अतिरिक्त मनु ने अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का सुपात्रों में वितरण राज्य की गतिविधियों का सार बताया है।
राज्य के 7 अंगों का चित्रण कर राज्य के सावयव स्वरूप को स्पष्ट किया है, किंतु इस संबंध में ग्रंथ के दृष्टिकोण में स्पष्टता दृष्टिगत नहीं होती, जो कि अर्थशास्त्र या शुक्र नीतिसार में हुई है। शासन के संगठनात्मक पक्षों पर भी मनुस्मृति में प्रकाश डाला गया है। बिना संकोच के स्वीकार किया गया है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया धर्म पर आधारित होनी चाहिए। राज्य के नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए मनु ने मानव के स्वधर्म पालन पर आवश्यक रूप से बल दिया है। मनु को प्रथम विधि प्रणेता, दंड व न्याय का जनक भी माना जाता है। न्याय के सैद्धांतिक विवेचन के साथ साथ न्यायाधीशों की योग्यताओं, न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, अपराधों व दंड के वर्गीकरण आदि पर विस्तृत विवेचन कर एक पूर्ण न्यायिक दर्शन मनुस्मृति में मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो न्याय शास्त्र में मनु का मौलिक योगदान कहा जा सकता है। न्यायिक शक्ति को शासक की निजी शक्ति नहीं, अपितु न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप से युक्त की जाने वाली संस्थागत शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। न्याय के कार्यों में उदासीनता, पक्षपात, विधि के उल्लंघन को असह्य माना गया है। इस प्रकार मनु ने न्यायपालिका के संस्थागत पक्ष को महत्व प्रदान कर मनुस्मृति को वर्तमान प्रसंग में भी महत्वपूर्ण बना दिया है। राजकोष और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए मनु ने करों के आरोपण के संबंध में भी निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जनता से अनुचित और असंगत प्रयोजनों के लिए कर लेने का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासक प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण के लिए अनेक गतिविधियों को संपन्न करने के अपने दायित्व के पालन के पश्चात ही प्रजा से कर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मनु ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है कि यदि शासक प्रजा पालन और प्रजा रक्षण के दायित्व को पूरा नहीं कर सकता तो उसे कर लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन, जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, परराष्ट्र संबंधों के संचालन के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों का भी मनु ने विस्तार से विवेचन किया है। मनु ने शासकों को युद्ध से यथासंभव बचाने का परामर्श देकर स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। राज्य के हितों की रक्षा के लिए युद्ध के अलावा राजनयिक व शांतिपूर्ण विकल्प खोजे जाने चाहिए। यह बहुत उल्लेखनीय बात है। वर्तमान प्रसंग में भी अपने युद्ध विषयक दृष्टिकोण तथा राज्य के प्रयोजन के स्पष्टीकरण के द्वारा मनु ने राज्य की साम्राज्यवादी नीति का स्पष्ट निषेध किया है। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि मित्र राज्य की एक आवश्यक प्रकृति है और राजा को अपने राज्यों से मंडल सिद्धांत में जो राज्यों की संख्या बताई है मनुस्मृति में 12, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। उन्हीं से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संकट काल में मित्र धर्म का पालन करते हुए स्वयं अन्य राज्यों का साथ देना चाहिए और इसी कारण अन्य दूसरे राज्य भी आंतरिक या बाह्य संकट के समय राज्य का समर्थन और सहयोग
करते हैं। मनुस्मृति के राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सामाजिक व्यवस्था के संबंध में नैतिक आधारों, समाज के संगठन, विभिन्न वर्णों के मध्य संबंधों आदि के संबंध में विस्तृत नियमों का प्रतिपादन करके मनु ने एक समृद्ध सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया है। यद्यपि सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के मध्य समानता के विचार को नहीं माना गया है, शूद्रों, स्त्रियों के प्रति मनु एक गंभीर पूर्वाग्रह रखते हैं। शूद्रों को तो स्वतंत्र नागरिकता का स्तर भी मनुस्मृति में प्रदान नहीं किया गया है। वहीं महिलाओं की स्वतंत्रता का भी मनु ने अनेक प्रकार से निषेध किया है। ये विचार वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक कहे जा सकते हैं, किंतु आज भी मनुस्मृति को हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। केवल मोटवानी के अनुसार मनु किसी राष्ट्र व जाति के न होकर संपूर्ण विश्व के हैं। उनकी शिक्षाएं समस्त मानवता के लिए है। मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यावहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि आज भी सामाजिक व्यवस्था के अनेक संदर्भों को मनुस्मृति निर्दिष्ट करती है। स्पष्टतः मनु के विचारों का महत्व सार्वभौमिक एवं शाश्वत है। यह सत्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक भेदभाव के विचार अप्रासंगिक, आपत्तिजनक माने जाते हैं, फिर भी उनकी शिक्षाएं किसी एक पृथक समुदाय, जाति, संप्रदाय के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। समय की सीमा लांघकर मानव के चिरंतन तत्व से संबंध रखने वाली है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर। थैंक यू।